सीजन 2 की शुरुआत में न्यू ईयर नाइट वाला सीन दोबारा दिखाया जाता है, जहां जेजे और काइफर एक साथ होते हैं। दोनों बहुत ही क्यूट लम्हात शेयर कर रहे होते हैं। जैसे ही न्यू ईयर का काउंटडाउन खत्म होता है, काइफर जेजे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर उसे किस करने के लिए झुकता है। दोनों के दरमियान माहौल बहुत रोमांटिक हो जाता है। अगली सुबह जेजे उठती है और अपनी यूनिफॉर्म को देखकर पिछली रात काइफर के साथ गुजारे गए तमाम रोमांटिक लम्हे उसके जहन में चलने लगते हैं। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन यादें बार बार वापस आ जाती हैं। वो जल्दी से तैयार होने लगती है ताकि उसका ध्यान किसी और तरफ चला जाए। थोड़ी देर बाद आंटी आती हैं और पूछती हैं कि क्या उसने न्यू ईयर पर कोई रेजोल्यूशन लिया है। जेजे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, हाँ सब ठीक है। आंटी बताती है कि यूरी नीचे उसे लेने के लिए इंतजार कर रहा है। ये सुनकर जेजे थोड़ी हैरान होती है, मगर फिर नीचे चली जाती है। नीचे पहुंचते ही यूरी उसे गुड मॉर्निंग कहकर उसका बैग उठाने लगता है, मगर जेजे मना कर देती है। दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। यूरी उसे बताता है कि वो उसे इसलिए लेने आया है क्योंकि वो चाहता है कि दोनों साथ में वक्त गुजारें। ये सुनकर जेजे अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो जाती है। इसी दौरान आयरिस वहां आता है और कहता है कि वो खुद जेजे को लेकर जाएगा। दोनों के बीच हल्की सी बहस होने लगती है। जेजे दरमियान में कहती है कि उसे यूरी से कुछ बात करनी है, इसलिए वो यूरी के साथ ही जाएगी। रास्ते में यूरी जेजे को उनकी एंगेजमेंट वाली बात याद दिलाता है। ये सुनते ही जेजे अंदर तक हिल जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती और दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। यूरी महसूस करता है कि आज जेजे बहुत खामोश है। वो पूछता है कि सब ठीक है। जेजे मुस्कुराकर कहती है कि वो ठीक है। यूरी फिर आहिस्ता से पूछता है कि क्या उसने एंजेलो से बात की। जेजे कहती है कि अभी नहीं, सही वक्त देखकर करेगी। फिर यूरी साफ साफ अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में सच्चाई दिखाई है और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं। वो ये भी बताता है कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब वो सच्चाई के साथ जीना चाहता है। ये सुनकर जेजे अंदर से टूट जाती है, मगर जाहिर नहीं करती। यूरी उसे समझाता है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि वो जेजे का इंतज़ार करेगा, चाहे उसकी शादी तक क्यों ना हो जाए। उसे यकीन है कि एक दिन जेजे उसे ही चूज़ करेगी। फिर वो अपनी अंगूठी चेन में डालकर जेजे के गले में पहना देता है और कहता है कि ये बात किसी को ना बताए, वरना क्लास में मसला हो जाएगा। जाने से पहले यूरी जेजे के माथे पर हल्का सा किस देता है। जेजे पूरे तरीके से शर्मा और उलझन में पड़ जाती है। यूरी चला जाता है, मगर वो भी अंदर से बहुत उदास दिखाई देता है, क्योंकि वो जेजे के लिए वाकई कुछ महसूस करता है। स्कूल पहुंचकर भी यूरी उसे दूर से देखता रहता है। दूसरी तरफ जेजे रास्ते भर खुद को समझाती रहती है कि अब उसे काइफर से दूरी रखनी है और सिर्फ यूरी को देखना है। मगर जैसे ही वो स्कूल में दाखिल होती है, अचानक काइफर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और नाराज होकर पूछता है कि क्या वो उसे भूल गई है। काइफर जेजे को दीवार की तरफ धकेल कर उसे किस करने लगता है और मजाहिया अंदाज में कहता है कि वो उसके लिए पागल है और उसके होठों को बहुत याद कर रहा था। जेजे उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है ये गलत है। खास तौर पर अगर यूरी को पता चल गया तो उसे लगेगा कि जेजे उसे धोखा दे रही है। मगर काइफर कहता है कि इसे चीटिंग कैसे कहा जा सकता है, जबकि वो दोनों रिलेशनशिप में है ही नहीं। फिर भी जेजे उसे जोर से पीछे करती है और कहती है कि ये सही नहीं है। मगर काइफर उसे छोड़ने के बजाय और गहराई से किस करने लगता है। जेजे खुद भी कंफ्यूज्ड और लम्हे में खो जाती है। इतने में अचानक उसे यूरी याद आ जाता है और उसे महसूस होता है कि वो गलत कर रही है। घबराकर वो काइफर के होठों को हल्का सा काट कर किस रोक देती है और वहां से भाग जाती है। काइफर पीछे से चिल्लाता है कि ये सब क्या था, मुझे जवाब चाहिए। मगर जेजे बिना रुके क्लास में पहुंच जाती है। क्लास में सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, जिससे जेजे को थोड़ी सी राहत मिलती है कि उसकी जिंदगी वैसी ही है जैसे पहले थी। मगर अंदर ही अंदर उसे शयान की याद बहुत सता रही होती है, जो अचानक गायब है, और उसे डर लगता है कि कहीं वो ठीक तो है ना। थोड़ी देर बाद डेविड और बाकी दोस्त क्लास में आते हैं और माहौल फिर हल्का फुल्का हो जाता है। इसी वक्त काइफर भी आ जाता है, लेकिन उसके होंठ सूजे हुए होते हैं। सब उसे देखकर चिढ़ते हैं और पूछते हैं कि उसे किसने मारा। ये सुनकर जेजे और भी शर्मिंदा हो जाती है। कुछ देर बाद यूरी भी क्लास में आता है और सीधा आकर जेजे के पास बैठ जाता है। ये देखकर काइफर के दिल में शदीद जलन होती है और वो जाकर जेजे की दूसरी तरफ बैठ जाता है। जेजे सोचती है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, मगर हकीकत में उसके दिल की हालत पूरी तरह बदल चुकी है। इतने में टीचर अंदर आते हैं और सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। टीचर ग्रेजुएशन से पहले होने वाली नई सरगर्मियों यानी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना शुरू करते हैं। अगले दिन
सब लोग अपने पोस्ट फाइनल एग्जाम रिट्रीट की तैयारियों में लगे होते हैं। जेजे को ये सब थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर रिट्रीट ऐसा नहीं होता। यूरी उसे बताता है कि ये सिर्फ कोई ट्रिप नहीं है बल्कि उनका फाइनल एग्जाम है, जिसे पास किया तो ही वो ग्रेजुएट हो सकेंगे। ये सुनकर जेजे को फिक्र होती है, मगर यूरी उसे भरोसा दिलाता है कि वो जरूर पास हो जाएगी। इधर सारी बातें देखकर काइफर के दिल में जलन बढ़ती जाती है और वो खामोश बैठा रहता है। खाने का वक्त होता है, सब कतार में लगकर अपना खाना लेते हैं। जेजे एक जगह जाकर बैठ जाती है, मगर काइफर जिद करके वहीं आकर बैठ जाता है। फिर वो न्यू ईयर की रात वाली बात छेड़कर उसे तंग करता है, जिससे जेजे घबरा जाती है और खामोश हो जाती है। यूरी आकर पूछता है कि सब ठीक है ना। जेजे हंसकर बात टाल देती है और खाना खाना शुरू कर देती है। काइफर फिर आहिस्ता से जेजे के पास आकर कहता है कि वो सिर्फ उसी की है। ये सुनकर जेजे गुस्से में उठ जाती है और अपनी प्लेट उठाकर बाहर की तरफ चल देती है ताकि किसी को परेशान न करना पड़े। फिर वो बाहर छत पे जाती है, लेकिन उसने नीचे से कुछ आवाज आ रही होती है। वो देखती है कि एड्रिक्स शदीद घबराहट में है, जैसे उसे पैनिक अटैक हो रहा हो। जेजे घबराकर पूछती है कि क्या हुआ। एड्रिक्स रोते हुए कहता है कि उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है उसे बता नहीं पा रहा, ना ही अपनी फीलिंग्स दिखा पा रहा है। उसे लगता है कि वो किसी चीज में फंस गया है। जेजे उसे समझाती है, कम से कम तुम्हें तो पता है कि तुम किससे मोहब्बत करते हो। बहुत से लोग तो अपने जज्बात को समझ भी नहीं पाते। आखिरकार जब जेजे उसे कहती है कि उस लड़की की तस्वीर दिखाओ, तो एड्रिक्स अपना मोबाइल देता है। स्क्रीन पर तस्वीर जूम करते ही पता चलता है कि वो लड़की फ्रेया है। फ्रेया को पसंद करने की बात सुनकर जेजे हैरान रह जाती है, मगर वो एड्रिक्स से वादा लेती है कि ये बात सिर्फ दोनों के दरमियान ही रहेगी। बाद में जब जेजे घर वापस आती है तो शॉक में आ जाती है, क्योंकि घर में कई सूटकेस रखे होते हैं। अंदर जाकर देखती है कि शयान और आंटी बैठे खाना खा रहे हैं। ये रहा आपके पूरे पैराग्राफ का साफ, फ्लुएंट और नेचुरल उर्दू तर्जमा। ड्रामेटिक अंदाज भी बरकरार रखा है। जेजे नाराज होकर शयान को डांटती है कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा था और उसे परेशानी में छोड़ दिया। तब शयान बताता है कि उसका भाई उसे लंदन भेजना चाहता था, इसलिए वो घर से भागकर जेजे के घर आ गया। जेजे पहले मना करती है, मगर शयान कहता है कि उसने पहले ही आंजेलो से इजाजत ले ली है। आंजेलो भी आकर सब समझा देता है, जिसके बाद जेजे के पास उसे घर में रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। कुछ देर बाद जेजे सोने की कोशिश करती है, लेकिन शयान मुसलसल गाना गाता रहता है। गाना इतना ऊंचा होता है कि जेजे को शदीद गुस्सा आ जाता है। वो चीख कर कहती है, चुप हो जाओ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, जान निकाल दोगे क्या। अगली सुबह जेजे नीचे आती है और देखती है कि शयान और एड्रेस साथ बैठे हैं। जैसे ही जेजे आती है, एड्रेस फौरन उठकर चला जाता है। जेजे को शक होता है कि उसने शयान से कुछ कहा है, मगर शयान बात टाल देता है। जेजे क्लास तक उसका पीछा करती है और आखिरकार शयान पूछ ही लेता है, एड्रेस ने जो कहा क्या वो सच है। शयान आहिस्ता से बताता है कि एड्रेस ने कहा था कि जेजे सेक्शन छोड़कर चली जाएगी। क्या तुम वाकई हमें छोड़ दोगी। ये सुनते ही जेजे हैरान रह जाती है। इसी वक्त काइफर वहां आ जाता है और पूछता है कि दोनों इतने परेशान क्यों हैं। थोड़ी देर में सब इकट्ठे हो जाते हैं। काइफर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जेजे घबराकर यूरी से कहती है, यूरी जल्दी जाओ, काइफर एरिस को मार देगा। यूरी फौरन उनके पीछे भाग जाता है। जेजे सबको देखकर चीखती है, सुनो, मैं सेक्शन नहीं छोड़ रही, मैं कहीं नहीं जा रही। मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसी दौरान काइफर के मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है। फिर यूरी आकर चीखकर कहता है कि एरिस ने काइफर पर हाथ उठाया है। झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तभी जेजे वहां पहुंचती है। जैसे ही वो बीच में खड़ी होती है, चंद लड़के उसके बारे में गलत बातें करने लगते हैं। सेक्शन के लड़के ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और सबके बीच मजीद लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी वक्त काइफर जेजे से कहता है, सबके सामने कहो कि तुम सेक्शन छोड़कर नहीं जा रही, अभी कहो। जेजे घबरा कर कहती है, हाँ मैं नहीं जा रही। एरिस कहता है, ये तुम्हारा अपना फैसला है, अच्छे से सोच लो कि तुम अपने पापा के साथ जाओगी या नहीं। इस पर काइफर गुस्से से कहता है, तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या। तुम जानते हो मुझे जो चाहिए होता है वो लेकर रहता हूँ। फिर वो जेजे से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से भी राब्ते में हूँ। अगले सीन में जेजे छत पर आती है। उसके हाथ में आइस पैक होता है, क्योंकि लड़ाई में काइफर के होंठ पर चोट आई थी। जेजे उसे आइस देती है, मगर काइफर उसे देखता रहता है। फिर अचानक जेजे उसके जख्म वाले होंठ पर हल्का दबाव डालती है। काइफर दर्द से कहता है, आह ध्यान से करो, तकलीफ हो रही है।
जेजे गुस्से से बोलती है, मेरे लिए तुम लड़ते हो इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, इतना ओवर मत करो। काइफर फौरन कहता है, सॉरी। जेजे हैरान होकर कहती है, वाह, तुमने मुझसे सॉरी कहा? मैं तो शॉक में हूँ, एक बार और कहो। सॉरी। काइफर कहता है, मैंने माफ़ी तुमसे मांगी है, सिर्फ तुमसे। जेजे मजाक से कहती है, सिर्फ मुझसे माफ़ी मांगकर क्या होगा, एक पूरी लिस्ट बन सकती है। मगर काइफर फौरन मना कर देता है, नहीं, मैं किसी और से माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरी फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। जेजे थोड़ा घबरा जाती है। जैसे ही वो पीछे हटते हैं, काइफर उसका हाथ पकड़ लेता है, मत जाओ, प्लीज़ मेरे साथ रहो। जेजे को वो रात याद आ जाती है जब उसने भी यही कहा था। इसी वक्त यूरी वहां आ जाता है। वो दोनों को देखकर अजीब सा मुस्कुराकर कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जेजे दोनों के बीच फंस जाती है, लेकिन अचानक सीन बदलता है। असल में ये सब जेजे का ख्वाब होता है। वो चौंक कर उठती है और कहती है, ये कैसा ख्वाब था, इतना हकीकत जैसा क्यों लगा? वो फौरन मोबाइल उठाकर चेक करती है और शियान के बारे में सोचती है कि आया वो गया है या अभी घर में है। कमरे में देखती है तो शियान का बैग भी वहीं होता है। फिर उसे कागज पर एक नोट मिलता है, मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। ये पढ़कर जेजे बाहर भागती है और कहती है, अरे पागल, बगैर बताए चला गया, मेरी साइकिल भी ले गया, अब मैं कैसे जाऊं? इसी वक्त एक क्लासमेट पीछे से आकर कहता है, तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है, जल्दी से काइफर को कॉल करो। इसी लम्हे दो लोग लोहे की भारी सलाखें लेकर आते हैं और कहते हैं, यही वो लड़की है, काइफर की गर्लफ्रेंड, और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लड़ाई में जेजे को चोट लग जाती है। जेजे का चेहरा बदल जाता है, वो शॉक में चली जाती है। क्लास में सब परेशान हैं क्योंकि जेजे अभी तक नहीं पहुंची। काइफर हिचकिचाते हुए यूरी से पूछता है कि क्या उसने उससे राब्ता किया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूरी को पहले ही मालूम हो गया था कि काइफर जेजे को पसंद करता है। यूरी कहता है, मेरी उससे एंगेजमेंट हो चुकी है, फिर भी तुम पीछे नहीं हटोगे? काइफर कहता है, नहीं, ये फैसला जेजे करेगी, वो कहेगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। फिर हाल में एक लड़का आकर बताता है कि जेजे की लोकेशन अस्पताल में है। सब लोग उसे ढूंढते हैं, मगर एक कमरे में सिर्फ वही लड़का खड़ा होता है। वो कहता है कि रिम की गैंग आई थी, उन्हें लगा कि जेजे काइफर की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसे पकड़ने आए थे। अच्छा हुआ डेविड आ गया, इसी की वजह से हम बच पाए। डेविड आता है और काइफर उसे डांटता है, अगली बार हीरो बनने की जरूरत नहीं, मुझे बताना। काइफर के जाने के बाद डेविड को फोन आता है, कोई जेजे के बारे में पूछता है। डेविड कहता है, मैं देख लूंगा, शायद ये सारा मसला काइफर की वजह से हुआ है, लेकिन ठीक है, हम संभाल लेंगे। वो किसी खुफिया प्लान की भी बात करता है। इसी दौरान जेजे परेशान बैठी होती है कि काइफर आ जाता है। जेजे रोती है और काइफर कहते हुए उसके पास बैठ जाती है। काइफर उसे पुरसुकून करता है, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ। वो उसे जैकेट ओढ़ा देता है, फिर उसे उठाता है और कहता है, चलो पहले आराम करो। वो जेजे को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की तरफ ले जाता है। यूरी दूर खड़ा सब देख रहा होता है। नेक्स्ट डे क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। रूम में पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अचानक पूरा कमरा फाइटिंग अरीना बन जाता है। सभी लड़के उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने के नाम पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। हर कोई अपनी ताकत दिखा रहा है, जैसे वे सब उसे इम्प्रेस करना चाहते हो। तभी शियोन अंदर आता है और सीधा जेजे को कह देता है कि जो कुछ उसने अभी देखा वो खुद कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी कैलिक्स आगे बढ़कर शियोन को चैलेंज देता है। वो कहता है, अगर इतना ही आसान है तो ये बुक पलटकर कराटे मूव करके दिखाओ। शियोन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो मूव कर देता है। जेजे की आंखें फैल जाती हैं, उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। अब बारी आती है काइफर की। वो उसे ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है, लेकिन जेजे बार बार उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है। वो कहती रहती है कि वो खुद की प्रोटेक्ट खुद कर सकती है। तभी यूरी बीच में आकर उसे सिखाने लगता है कि कैसे पलटकर जवाब देना है, कैसे खुद को बचाना है और कैसे किसी को अपनी मर्जी उस पर थोपने नहीं देना चाहिए। वो काइफर को चैलेंज करता है और जाते जाते उसे जानबूझकर भड़काता भी है। फिर काइफर दोबारा उसके सामने आता है। वो उसे दिखाता है कि बालों में लगाने वाला छोटा हथियार असल में सेल्फ डिफेंस में कितना काम आता है। वो कहता है, सामने वाले की हर मूवमेंट देखो, तभी तुम उनके वार को समझ पाओगी। वो उसकी पकड़ ठीक करता है, उसकी खड़ी होने की स्टाइल सेट करता है, उसे फोकस करना सिखाता है। जेजे उसे चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन काइफर पल भर में उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। पूरी क्लास जोर जोर से चीयर्स करने लगती है, लेकिन यूरी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। काइफर उसे कहता है, अपने दिल पर भरोसा करो और सामने वाले को डराना सीखो। जेजे उसी पल उसे जोर से मारती है और पीछे धक्का दे देती है, लेकिन उसका दिमाग उलझ जाता है। आखिर उसे कौन सी सेल्फ डिफेंस स्टाइल अपनानी चाहिए?
किस पर भरोसा करे। घबराई हुई जेजे शियॉन के साथ बाहर निकल जाती है। तभी उसके फोन पर यूरी का मैसेज आता है, तुम कहाँ हो? वो और भी परेशान हो जाती है। शियॉन उसे संभालता है और कहता है कि ये सारी ट्रेनिंग उसी की भलाई के लिए है, ताकि वो फिर कभी चोट न खाए। लेकिन जैसे ही जेजे उसे लड़कियों की बात पर छेड़ती, शियॉन तुरंत चुप हो जाता है। शियॉन उसे शांति से बताता है कि एक समय ऐसा भी था जब उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। एला ने उसे धोखा दिया था और उस वक्त रक्की ने भी कुछ नहीं किया। जब वो उससे पूछती है कि उसने तब कोई कदम क्यों नहीं उठाया, तो शियॉन हल्की कड़वाहट के साथ सच सामने रख देता है। वो कहता है कि उस समय काइफर को एला पसंद थी और यही वजह थी कि उसने सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना चुना। वो समझता था कि अगर उसने कुछ किया तो हालात और बिगड़ सकते थे। वो क्लास में वापस लौटती है और शियॉन को थैंक्स कहती है। बाद में क्लास में जेजे और मेयो के बीच बहस छिड़ जाती है। दोनों एक ही खेल के नाम को लेकर अड़े होते हैं। मेयो जिद करता है कि उसे एक तरह से बोला जाता है, जबकि जेजे बार बार उसे सुधारने की कोशिश करती है। वो इसे पारकोर कहता है और जेजे बार बार कहती है, नहीं ये कापोर है। दोनों बिना रुके लड़ते ही जाते हैं। काइफर उन्हें रोकते हुए कहता है, बच्चों की तरह मत लड़ो, लेकिन दोनों फिर बहस शुरू कर देते हैं। तभी अचानक जेजे के मुंह से एक अजीब सी बात निकल जाती है। वो तुरंत अपने होठ बंद कर लेती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। सबको याद है, रूल्स वही हैं। अब काइफर को उसे किस करना होगा। वो धीरे धीरे उसके करीब आता है। वो झुकता है सबके सामने उसे किस करने के लिए। यूरी वहीं जम जाता है, जैसे उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है। जेजे घबराकर काइफर को धक्का देती है। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें फैल जाती हैं। हर कोई उन्हें देखता है। क्लास में सब लोग अब भी उसी टॉपिक पर बहस कर रहे होते हैं। कोई अपनी राय देता है, कोई दूसरे की बात डिफेंड करता है। आखिरकार जेजे तंग आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों को डांटते हुए कहती है कि उन्हें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यूरी उसकी तरफ देखता तक नहीं, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। टीचर ने एक ऐसे का असाइनमेंट दे दिया और पूरी क्लास कराह उठी। जेजे पेपर्स बांटने लगी। जब वो यूरी के पास पहुंचती है, यूरी साफ दिखा देता है कि उसे उससे कोई बात नहीं करनी। वो समझाने की कोशिश करती है कि जो हुआ उसके बारे में बात कर लें, लेकिन यूरी ठंडे चेहरे से बोलता है, कुछ हुआ ही नहीं। सब लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जेजे एक छोटा सा पेपर यूरी पर फेंक देती है ताकि वो बात करे। पहले यूरी अनदेखा करता है, फिर मजबूरी में जवाब लिखता है, लेसन पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। जेजे उलझन में पड़ गई। उसने फिर लिखा कि वो यूरी के नाराज होने की वजह जानती है, काइफर के साथ जो हुआ था। वो बार बार नोट भेजती रही। आखिर में यूरी ने एक और नोट पकड़ाया। काइफर ने ये सब देख लिया। उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ दिख रहा था। फिर टीचर ने जेजे को नोट पास करते पकड़ लिया और उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। सब हंसे और वो अकेली उदास बाहर चली गई। तभी पीछे से यूरी अचानक आ गया। वो चौंक गई। यूरी धीरे धीरे हंस पड़ा। जेजे ने माफी मांगी कि उसके कारण उसे क्लास से निकाला गया। यूरी ने कहा कि कुछ बदलने वाला नहीं है, वो तो बस माफी मांगने और उसके साथ बैठने आया है। जेजे हैरान रह गई। कुछ मिनट पहले तो वो बात भी नहीं करना चाहता था। अब यूरी सीधे उसकी आंखों में देखता है और पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ देता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम मेरी फियांसे हो, भले दुनिया नहीं जानती। वो कबूल करता है कि जब उसने काइफर को उसे किस करते देखा तो उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। शायद तुम मुझसे प्यार ना करती हो, पर तुमने एंगेजमेंट के लिए हाँ कहा है। वो रोते हुए कहता है कि उसे गुस्सा नहीं बल्कि डर लगा था, उसे खो देने का डर। उसकी आवाज कांप रही होती है, आंसू लगातार बह रहे होते हैं। जेजे का दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसे गले लगा लिया। जाने से पहले यूरी उसकी गाल पर हल्का सा किस करता है और फिर वहां से चल देता है, जेजे को वहीं सन्न खड़ा छोड़कर। अचानक काइफर आया, गुस्से से भरा हुआ। वो चिल्लाया कि वो यहाँ क्यों है। जेजे डर गई, समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। काइफर ने कहा कि वो सिर्फ उसकी है और अगर यूरी उसके पास आया तो ये अच्छा नहीं होगा। उसने उसे धक्का देकर दूर किया और चला गया। जेजे डर से कांप गई। उसके गुस्से ने उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड की याद दिला दी। वो ऐसा गुस्सा कभी दोबारा नहीं देखना चाहती थी। वो घर पहुंचकर कमरे में बैठ गई। सियान आराम से आइसक्रीम खाते हुए बैठा था, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। जेजे चुप थी, खुद में खोई हुई। आखिर उसने बात शुरू की। सियान ने सोचा कि चलो कोई फिल्म देखते हैं। वे दोनों बैठ गए। फिल्म लगाने ही वाले थे कि जेजे रुकी और वो सवाल पूछा जो उसे अंदर से खाए जा रहा थी। क्या तुमने कभी काइफर को गुस्से में देखा है? और जब वो गुस्सा होता है
तो कैसा दिखता है? सियान ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, एक बार देखा है, और वो यूरी की वजह से ही था। मैं वहां था। काइफर ने यूरी को इतना पीटा कि कोई रोक नहीं पाया। जब काइफर को गुस्सा आता है, कोई उसके पास नहीं जाता। जो भी पास आता है चोट खाता है। जेजे को यूरी के लिए बुरा लगा, पर सियान ने यूरी को कावर्ड कहा। वो काइफर से डरता है, उससे चिपका रहता है, कुछ भी खुद से नहीं करता। तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। वे फिल्म देखने लगे, पर अचानक सियान का पेट आइसक्रीम से दर्द करने लगा। जेजे उसे जल्दी से बाथरूम ले गई और बाहर इंतजार करने लगी। इधर उधर देखते हुए उसने लैपटॉप में एक फोल्डर देखा, सीक्रेट्स। उसने क्यूरियोसिटी में उसे खोला और जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। एक वीडियो चल रहा होता है। स्क्रीन पर दिखता है कि कीको को चारों तरफ से घेर कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये सब यूरी और काइफर की वजह से किया गया था। पार्टी में जेजे के करीब जाने और उसे खतरे में डालने की सजा दी जा रही थी। सब लोग उसे बार बार मार रहे थे, हंस रहे थे, मजे ले रहे थे, जैसे ये उनके लिए कोई खेल हो। जेजे ये सब देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सबसे ज्यादा खुश काइफर दिखाई देता है और सियान सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। कुछ देर बाद सियान कमरे में आता है, लेकिन एक ही नजर में समझ जाता है कि जेजे ने वीडियो देख लिया है। जेजे उससे पूछती है कि उन्होंने कीको के साथ ऐसा क्यों किया। पूरा दिन बीत जाता है। वो मन बना लेती है कि अब वो सबका सामना करेगी, चाहे वे नाराज ही क्यों ना हो जाए। सियान उसे याद दिलाता है कि कीको ने उसके साथ क्या किया था, लेकिन जेजे को लगता है कि वे लोग हद से आगे बढ़ गए। उस रात कीको को सजा मिल चुकी थी और उसे पार्टी से निकाल दिया गया था। दोबारा लौटकर उसे इस तरह तोड़ देना जरूरी नहीं था। सियाम कहता है कि ये सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। वो उसे और ज्यादा जानने से रोकने की कोशिश करता है, खासकर काइफर के बारे में। जेजे उसे दूर धक्का देती है और गुस्से में पूछती है कि कीको किस अस्पताल में है। काफी समय बाद वो आखिरकार उससे मिलने का फैसला करती है। हॉस्पिटल के कमरे में वो कीको को देखती है। वो सिर्फ उसका हाल देखने आई थी। कीको कहता है कि उसके साथ जो हुआ वो उसी का हक था। उसे उसके लिए बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। वो माफी मांगता है और कहता है कि जब उसने उसे ठुकराया तो उसका दिल टूट गया था। ये किसी भी तरह उसके किए को सही नहीं ठहराता, फिर भी वो उससे माफी मांगता है। जेजे उसे माफ कर देती है, लेकिन साफ कहती है कि ऐसा दोबारा कभी न करे। ये सुनकर कीको को सुकून मिलता है। जब उसे पता चलता है कि वो अकेली आई है तो वो और शांत हो जाता है। तभी काइफर का फोन आता है। वे सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। कीको ये देखता है और समझ जाता है कि जेजे कितनी लकी है। हर कोई उसकी परवाह करता है, हर कोई उसके लिए लड़ने को तैयार है। एला के लिए कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। कीको बताता है कि वो 1 महीने अस्पताल में रहेगा। पूरी तरह ठीक होने में 8 महीने लगेंगे। फिर फिजिकल थेरेपी होगी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। फ्रेया ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। वो खुद पर हंसता है और खुद को बेकार कहता है। कीको बताता है कि उसने और फ्रेया ने अपनी रिलेशनशिप खत्म कर दी। वो समझाता है कि उसके बॉयफ्रेंड के गुजर जाने के बाद फ्रेया बदल गई और काइफर, यूरी और एरिस के साथ उलझ गई। जेजे क्लास में वापस आती है। सब उस पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वे बहुत परेशान थे। यूरी कहता है कि वो अचानक गायब हो गई थी। वो सवालों से बचने की कोशिश करती है और कहती है कि बाद में सब समझाएगी। काइफर और यूरी दोनों बहुत घबराए हुए थे। सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। वो उन दोनों के बीच बैठ जाती है। उसके दिमाग में फ्रेया से जुड़ी सारी बातें घूमने लगती हैं। काइफर, यूरी और एरिस। उसे याद आता है कि फ्रेया जब भी मुश्किल में होती थी तो उन्हीं तीनों के पास जाती थी। अब वो एड्रिक्स पर ध्यान देती है और आसपास के हर इंसान को गौर से देखने लगती है। लंच का समय हो जाता है। सब खाना खाते हैं। वो काइफर से बात करते हुए उसे पागल कहती है और फिर सियान के साथ चली जाती है। सियान उसे धमकी देता है कि वो सबको बता देगा कि वो कीको से मिलने गई थी। जेजे उसे वार्निंग देती है। वे दोनों जानते हैं कि कीको अब चल भी नहीं सकता और जो कुछ उसके साथ हुआ उसका जिम्मेदार वो सियान को मानती है। सियान कहता है कि वो काइफर को सब बता देगा। डरकर जेजे उसे खींचकर वहां से ले जाती है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। बाहर जय और सीन एक जगह जाते हैं और देखते हैं कि जोश एक बिल्ली को खिला रहा है। वे दोनों बिल्लियों के बारे में बातें करने लगते हैं। जोश दोनों रंगों को पहचान लेता है और वार्निंग देता है कि कभी काइफर को बिल्लियों के बारे में मत बताना। फिर वो जय से कहता है कि किट और मियो के किस को काइफर से छुपाए रखो। उसे डर है कि काइफर बहुत गुस्सा कर देगा। वो सिर्फ अपने दोस्तों की प्रोटेक्शन चाहता है। वे उसके दोस्त हैं और वो चाहता है कि वे सुरक्षित और साथ रहें। तभी अचानक बिल्ली सीन को काट लेती है और वो घबरा जाता है कि उसे रेबीज तो नहीं हो गया।
यूरी वहां आता है और सीन को जय से दूर खींच लेता है, फिर से जलन में। जय को एहसास होता है कि काइफर और यूरी दोनों सीन को लेकर जलन महसूस करते हैं। वे दोनों बात करते हैं कि ऐसा ड्रामा हमेशा उसके आसपास क्यों होता है। जय हंसती है और वहां से चल देती है। जय आगे जाती है और किट को अकेले खड़ा पाती है। किट अपनी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि वो परिवार की प्रॉब्लम्स और अपनी फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। जय उसे हिम्मत देती है, लेकिन किट कहता है कि बातें करना आसान है, जय उसकी जगह पर नहीं है, वो अंदर से बहुत हर्ट है। फिर थोड़ा मजाकिया अंदाज में वो कहता है कि वो उसे किस करने वाला है और उसके पास झुकता है। तभी मेयो वहां आ जाता है और सब कुछ गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि जय ने ये परमिशन दी। एड्रिक्स भी आता है और धमकी देता है कि काइफर को सब पता चल जाएगा। मेयो गुस्से में जय की तरफ बढ़ता है, सोचकर कि वो सभी परेशानी की वजह है। वो कहता है कि वो सभी को उसके लिए फ्लर्ट करने पर मजबूर करती है और वो एला से अलग नहीं है। जय तुरंत उसे पंच मार देती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। जय एड्रिक्स के साथ चली जाती है, जबकि मेयो अपना गाल सहला रहा होता है। एड्रिक्स खुश होकर जश्न मनाता है क्योंकि अब जय को खुद को बचाना और डिफेंड करना आ गया है। तभी वो फ्रिया की कुछ तस्वीरें देखती है, जिसमें फ्रिया एक नए लड़के के साथ है। उसका दिल गिर जाता है। एड्रिक्स बताता है कि फ्रिया अब किसी और के साथ डेट कर रही है। फिर मेयो फिर से आता है और पहले वाली बातों के लिए माफी मांगता है। जय उसे माफ कर देती है। वो उनके साथ बैठता है और जय उसकी देखभाल करती है। वे दोनों एड्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जो किसी लड़की की वजह से परेशान है। जय इसका मजाक बनाती है, बिना ये महसूस किए कि वो वास्तव में दुखी है। प्यार में पढ़ना कभी आसान नहीं होता। जय देखती है कि काइफर और यूरी उसे देख रहे हैं, दोनों उसे फॉलो कर रहे हैं और दोनों उसे गहराई से चाहते हैं। मेयो बताता है कि काइफर लड़कियों के मामले में लालची है, जबकि यूरी बेहतर है और अगर वो जय की जगह होता तो यूरी को चुनता। जय को लगता है कि वो सच में यूरी को पसंद करती है और यही वजह है कि काइफर उससे लड़ रहा है। वो जानती है कि किटो अपनी प्रेमिका के मरने के बाद गिर पड़ा था और उसे उसके लिए दुख होता है, लेकिन उसके विचार बिखर जाते हैं जब वो देखती है कि यूरी और काइफर उसके पास आ रहे हैं। उसे एहसास होता है कि उसके पास जितने भी लोग आते हैं उन्हें हमेशा चोट लगती है। वो काइफर और यूरी दोनों को देखती है, सोचती है कि लोग उनके बारे में क्या क्या कहते रहे हैं। वो उन्हें देखती है और सच में नहीं जानती कि किसे चुने। कि जे क्लास में बैठी होती है। पिछली एपिसोड में सीएन ने यूरी के बारे में जो बातें बताई थीं और मायो ने कीफर के बारे में जो कहा था, जे उन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है। वो यूरी और कीफर दोनों के बारे में कंफ्यूज हो जाती है। इतने में बेल बजती है और क्लास खत्म हो जाती है। बच्चे शोर मचाने लगते हैं। टीचर सबको खामोश रहने को कहते हैं और बताते हैं कि जल्द ही उनका आउटडोर रिट्रीट होने वाला है। इसी दौरान कीफर जे को बुलाता है और पूछता है कि क्या रिट्रीट वाले दिन डेटिंग पर चलेंगे। जे साफ इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ यूरी भी उसे वेट करने को कहता है, लेकिन जे अपने दिल में सोचती है कि फिलहाल दोनों को अवॉइड करना ही बेहतर है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद जे घर पहुंचती है। जे को देखते ही सीएन कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और उसके लिए एक योगोरिनो यानी योगर्ट डिश ले आए। जे कहती है, कमरा देखो कितना गंदा कर रखा है और अब मुझसे काम भी करवा रहे हो, और वहां से जाने लगती है। लेकिन सीएन उसे छोड़ता नहीं। वो प्लीज प्लीज करके कहता है कि बस एक ही ला दे, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये सुनकर जे कहती है, कहीं तुम्हें रेबीज की बीमारी तो नहीं हो गई? छोड़ो। इस पर सीएन कहता है, तो फिर तुम्हारे पास मुझे खरीद कर देने की एक बहुत अच्छी वजह है। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो प्लीज। जे खामोश रहती है तो सीएन बोलता है, अगर तुमने अभी नहीं खरीदा तो तुम्हें बाद में जरूर पछताना पड़ेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपना सामान बैग में डालने लगता है। ये देखकर जे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ। फौरन ही सियान दौड़कर आता है, जे को गले लगाता है और थैंक्स कहता है। फिर कहता है कि जो भी स्नैक्स तुम्हें चाहिए वो ले आओ, हम दोनों साथ में खा लेंगे। जे कहती है, तुम खुद ही जाओ। 17 साल की उम्र तक तुम अकेले ही तो सब संभालते रहे हो ना, ये भी तुम खुद हैंडल कर सकते हो। ये कहकर वो सियान को हल्का सा मारते हुए वहां से निकल जाती है। इसी वक्त यूरी और केफर दोनों की तरफ से मैसेज आता है। पहले वो केफर का मैसेज पढ़ती है, जिसमें वो पूछता है कि क्या कल ईमान के साथ बाहर जा रही हो। उसके बाद यूरी का मैसेज आता है, जिसमें वो पूछता है कि इतवार के लिए कोई प्लान बनाया है।
मैसेज पढ़ के जेजे फिर से दोनों पर चिड़चिड़ा जाती है और कहती है, कम से कम थोड़ा सा तो मुझे सोचने का वक्त दो। ये कहकर वो दुकान की तरफ निकल जाती है। दुकान पर जाकर वो ये सोचती रहती है कि सियान को कौन सा फ्लेवर पसंद है और मेन्यू देखती रहती है। इतने में डेविड आता है। वो कहता है कि चूज करने में बहुत वक्त लग रहा है। इस पर जेजे उसे हल्का सा मारती है और कहती है कि तुम मुझे डरा रहे थे। डेविड कहता है, तुम बहुत सीरियस होकर देख रही थी। जेजे जवाब देती है, मैं चूज कर रही थी, जल्दी करो, आज मेरी ट्रीट है। जेजे जो चीज उसे चाहिए होती है बता देती है और वो लेने के लिए डेविड चला जाता है। इसी वक्त सियान का मैसेज आता है, मेरा यूगोरिनो कहाँ है? जेजे जवाब देती है, थोड़ा वेट करो। डेविड वापस आकर उसका ऑर्डर दे देता है और पूछता है कि क्या तुम सिर्फ यूगोरिनो खाने के लिए ही बाहर आई हो? जेजे कहती है, मेरे घर में एक मोटा सा कीड़ा है, इसीलिए बाहर आई हूँ। डेविड पूछता है, फिर सियान को साथ क्यों नहीं लाई? जेजे कहती है, वो सुस्त है, इसीलिए मैं ही यूगोरिनो लेने आई हूँ। तभी कीफर का मैसेज आता है कि वो कहाँ पर है और वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। लेकिन जेजे फिर से इग्नोर करती है और बड़बड़ाने लगती है कि मैं क्यों तुम्हें बताऊं, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? ये देखकर डेविड समझ जाता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? ये सुनते ही जेजे के मुंह से आइसक्रीम निकल जाती है और साइड में डेविड के ऊपर गिर जाती है। जेजे उसे साफ करने लगती है। तभी डेविड जेजे की नेकलेस में वो रिंग देख लेता है और रिंग के बारे में पूछता है। जेजे बोलती है कि मैं बस सबको दिखाना नहीं चाहती। तभी जेजे को याद आता है कि ये नेकलेस डेविड ने उसे क्रिसमस पर किसी की तरफ से दिया था। तो वो बोलती है कि प्लीज मुझे बताओ ये मुझे किसने दिया। डेविड उसे हिंट्स देता है और जेजे समझ जाती है कि ये पर्सी ने भेजा है। जेजे क्यूरियस होकर पूछती है कि क्या तुम अभी भी पर्सी के कांटेक्ट में हो और क्या तुम अभी उससे कांटेक्ट कर सकते हो? उसने मुझे कॉल किया था लेकिन शायद उसका वो नंबर अब काम नहीं कर रहा। जेजे के इंसिस्ट करने पर डेविड पर्सी को मैसेज करता है और जेजे की फोटो भेज देता है। पर्सी रिप्लाई करता है कि जेजे को बोल दो कि वो उस नेकलेस से रिंग निकाल दे, नहीं तो यूरी के लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये सुनकर जेजे शॉक्ड रह जाती है। अगले सीन में सुबह जब जेजे उठती है तो सियन उसका मजाक उड़ाता है और फोटो भी लेता है कि उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई हैं। जेजे चिढ़कर बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं ठीक से सो नहीं पाई। तभी जेजे को कीफर की कॉल आती है, लेकिन सियन जेजे का मोबाइल डस्टबिन में देखता है। जेजे बोलती है कि मैं जिनको मैसेज कर रही हूँ वे रिप्लाई नहीं दे रहे और जिनसे मैं अवॉइड करना चाहती हूँ वे बार बार मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैंने फोन डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद जेजे कीफर से बात करती है। कीफर बोलता है, जेजे क्या तुम मुझे काइंडली एक्सप्लेन कर सकती हो कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? जेजे बोलती है कि मैंने अभी मोबाइल चेक किया। फिर कीफर पूछता है कि क्या तुम ईमान के साथ ग्रोसरीज लेने जा रही हो? जेजे हाँ बोलती है तो कीफर स्माइल करके कॉल काट देता है। इधर सियन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर और रक्की से मिलने जाना है। जेजे बोलती है ठीक है, लेकिन लेट मत होना, जल्दी आ जाना। उसके बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तभी जेजे देखती है कि उनके गेट के सामने दो लड़के खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन जेजे उन्हें इग्नोर करके ईमान के साथ ग्रोसरीज लेने निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेजे शॉपिंग कर रही होती है और खुश हो रही होती है कि अब उसे कीफर और यूरी के साथ एंगेजमेंट वाली बात नहीं सोचनी पड़ेगी। लेकिन तभी उसे सामने कीफर नजर आता है और फिर से आगे चलकर यूरी नजर आती है। फिर भी वो इग्नोर करके चॉकलेट लेने लगती है तो कीफर पीछे से आकर बोलता है कि क्या ये मेरे लिए है? तब जेजे ढेर सारे चॉकलेट ले लेती है और बोलती है कि मैं सबके लिए ले रही हूँ। तो कीफर बोलता है मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है, लेकिन अभी मैं कुछ अलग स्वीट ट्राई करना चाहता हूँ। तो जेजे बोलती है कि तो तुम्हारा फेवरेट क्या है? तब कीफर जेजे के करीब आकर बोलता है कि तुम्हारी लिप्स। ये सुनकर जेजे के गाल लाल पड़ जाते हैं। तो कीफर बोलता है क्या तुम ब्लश कर रही हो? जेजे बोलती है नहीं तो, यहाँ पर बहुत गर्मी है। उसके बाद कीफर पूछता है कि तुम मेरे मैसेजेस को क्यों इग्नोर कर रही थी? क्या मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा है? तो जेजे फिर से इग्नोर करने लगती है। तब कीफर जेजे के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है और बोलता है ठीक है, चलो दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद वो जेजे से बोलता है मुझे तुम्हारे डैड के बारे में कुछ पता चला है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जेजे अपनी क्लासमेट्स के साथ सामान लेकर जा रही होती है। तभी वे रक्की को सियन को किस करते देख लेते हैं और उनकी फोटो भी ले लेते हैं और बात करते हैं कि हमारे सेक्शन ई के सारे स्टूडेंट्स अब बड़े हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में कीफर जेजे को अपने घर लेकर जाता है और वहाँ इतनी सारी कार्स देखकर वो खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या मैं एक ट्राई कर सकती हूँ? तो कीफर बोलता है हाँ क्यों नहीं, कौन सी वाली ट्राई करना चाहोगी? आज जो मैंने यूज की, या फिर संडे वाली, या फिर मंडे वाली? और वैसे भी मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम पर कर सकता हूँ अगर तुम यूरी से मैरिज न करो, और वैसे भी तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी क्योंकि तुम हमेशा ये याद रखना, यू आर माइन।
तब जेजे बोलती है मैं कोई चीज नहीं हूँ जो तुम मुझे ओन करो। तो कीफर और क्लोज आकर बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें ये अच्छी नहीं लगी तो बात को चेंज कर देते हैं, तुम हमेशा ये याद रखना, आई एम योर्स। ये सुनकर जेजे फिर से ब्लश करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जेजे देखती है कि वहाँ पर बाकी कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं। फिर वे सब मिलकर लैपटॉप में कुछ फोटोज देखते हैं जिनमें जेजे के डैड होते हैं। तब एड्रिक्स बोलता है कि तुम्हारे डैड शायद एक बिजनेस टाइकून है और ये फोटोज न्यूयॉर्क की है। उसके बाद और कुछ फोटोज देखते हैं जिनमें पर्सी उसके डैड के साथ होता है। ये देखकर जेजे बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि पर्सी के साथ उसका रिलेशन क्या है और वो ये सब देखकर रोने लगती है। तब कीफर बहुत प्यार से बोलता है जय तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा हम उसे मिलकर सॉल्व करेंगे। तब जेजे कीफर को थैंक्स कहती है। रात को जेजे अपने डैड के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ सीएन आकर बोलता है जेजे तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? जेजे बोलती है कि मुझे अपने डैड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। तो सीएन बोलता है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तब जेजे बोलती है हाँ मैं खुश हूँ, पर हमारा रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद सीएन घर की फोटो दिखाता है कि मेरी सिस्टर मुझे एक यूनिट देना चाहती है। उसके बाद मैं अपने घर में अकेला ही रहूंगा, सिर्फ मेड और हेल्पर्स के साथ। और मजाक में बोलता है कि जेजे अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्पर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हो। ये सुनकर जेजे उसे मारने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जेजे डेविड को मैसेज करके बोलती है कि पर्सी को बोल देना अगर वो अपनी रियल आइडेंटिटी कि वो कौन है मुझे नहीं बताना चाहता तो आगे वो मुझसे फिर से कांटेक्ट न करे। डेविड भी वो मैसेज पर्सी को सेंड कर देता है और कॉल करके बोलता है कि अगर ये बात कीफर को पता चलेगी तो वो मुझे जेजे से बात करने भी नहीं देगा। पर्सी डेविड को थैंक्स बोलता है कि ये उनका डील था कि वो डेविड की गर्लफ्रेंड चायोन्सा की न्यूयॉर्क में ट्रीटमेंट की मदद करेगा और डेविड जेजे का ध्यान रखेगा। डेविड भी पर्सी को थैंक्स बोलता है कि और कोई हॉस्पिटल उसको ऑपरेट करने के लिए राजी नहीं थे। और यहाँ पे पर्सी डेविड को वार्न करता है कि वो सिर्फ जेजे की केयर करेगा, उसके प्यार में नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हम डेविड के घर में जेजे की फोटो देखते हैं। नेक्स्ट सीन में पर्सी की मॉम उसके लिए लंच लेकर आती हैं। तो पर्सी बोलता है कि मॉम क्या हम घर जा सकते हैं? तो मॉम बोलती है कि नहीं, उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें बहुत चोट आई है, जब डॉक्टर्स बोलेंगे कि तुम पूरी तरह रिकवरी कर चुके हो तब हम जाएंगे। तभी वहाँ पे पर्सी के डैड आते हैं और वो उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में यूरी जेजे को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम बिजी हो? तो जेजे हिचकिचाते हुए मना कर देती है। तो यूरी बोलता है कि ठीक है, बाहर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हम चर्च जाएंगे, और कॉल काट देता है। तभी कीफर मैसेज करता है कि क्या तुम आज फ्री हो? तो जेजे सोचती है कि ये दोनों हमेशा साथ में क्यों मैसेज करते हैं और कीफर के मैसेज को इग्नोर करके चली जाती है। जेजे जब नीचे रेडी होकर आती है तो उसकी आंट पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तभी मेड आकर बताती है कि बाहर कोई वेट कर रहा है। तो एंजेलो पूछता है क्या वो कीफर है? तो मेड बोलती है कि नहीं, यूरी। तब एंजेलो बोलता है कि ठीक है, जल्दी घर आ जाना। उसके बाद जेजे और यूरी साथ में चर्च जाते हैं। वे दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आती हैं और यूरी को देखकर क्यूट बोलती हैं और जेजे को देखकर बोलती हैं कि क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जेजे सोचती है कि सच में मैं तो एला के कंपेयर में थोड़ी भी सुंदर नहीं हूँ, पता नहीं ये दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी यूरी बोलता है जेजे तुम उनको सीरियसली मत लो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो। उसके बाद वे दोनों यूरी के होटल में जाते हैं जहाँ पे यूरी जेजे के लिए कपकेक्स लाता है। तो जेजे बोलती है तुम्हें याद है, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेजे ने यूरी से बोला था कि उसे कपकेक्स बहुत पसंद है। उसके बाद वे दोनों यूरी की बचपन की एल्बम देखते हैं। तभी जेजे एक फोटो देखती है जहाँ पे कीफर, यूरी, पर्सी, एरीज सब साथ में होते हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और यूरी बोलता है कि ये हम चारों की एक साथ में आखिरी पिक्चर है। उसके बाद यूरी जेजे को किचन में ले जाता है और वे दोनों साथ में कुक करते हैं। यहाँ पे यूरी बोलता है कि चलो मैं आज तुम्हें जापानीज में कुछ वर्ड सिखाता हूँ। तो जेजे पूछती है क्यों? तो यूरी बोलता है क्योंकि जब हम जापान में शिफ्ट हो जाएंगे तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर जेजे थोड़ी अजीब फील करती है और सोचती है कि क्यों मैं यूरी के साथ पहले वाली फ्रेंडशिप की फील नहीं कर पा रही हूँ। अभी यूरी मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जेजे फिर भी जापानीज में कुछ वर्ड्स बोलने की ट्राई करती है, लेकिन जब जापानीज में आई लव यू बोलने की बारी आती है तो जेजे यूरी को ये बोल नहीं पाती। तभी यूरी जेजे की चीख पर किस करता है। तब जेजे और अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपने हाथ में कट कर लेती है और यहाँ पर जेजे ब्लड देखकर बहुत घबरा जाती है। और जब यूरी टॉवल लेने जाता है तो जेजे बोलती है यूरी प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें चोट न पहुंचा दूं। और बोलती है यूरी क्या तुम कीफर को कॉल कर सकते हो? ये सुनकर यूरी बोलता है जेजे मैं तुम्हारे पास हूँ, क्या हुआ मुझे बताओ। लेकिन जेजे कीफर का नाम बड़बड़ाने लगती है और ये सब देखकर यूरी बहुत हर्ट होता है। बाद में जेजे यूरी को अपनी बिहेवियर के लिए
सॉरी बोलती है और बताती है कि उसको ब्लड से फोबिया है। वो ब्लड को देखते ही बहुत स्ट्रेंज बिहेव करती हूँ और लोगों को हर्ट कर देती हूँ। पता नहीं मुझे ये कब से स्टार्ट हुआ, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन रैम्स के साथ फाइट होने के बाद मुझे इसके बारे में पता चला। एंजेलो एरीज को इसके बारे में पता है। तो यूरी बोलता है कि कीफर को भी इसके बारे में पता है, इसलिए तुमने मुझे कीफर को कॉल करने के लिए बोला। यूरी बोलता है, जेजे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड बन के नहीं रहना है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ और मैं तुम्हें सभी सिचुएशन में एक्सेप्ट करूंगा। ये बोलकर वो जेजे के क्लोज जाता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें फिर से किस कर सकता हूँ। जेजे कुछ बोल पाती उससे पहले यूरी उसकी गाल पे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में यूरी जेजे को घर छोड़ने के लिए जाता है और आज के लिए उसे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैं कल फिर से तुम्हें पिक करने आऊंगा। तो जेजे बोलती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सीएन और मैं साथ में जाएंगे, अभी तक उसको हमारे एंगेजमेंट के बारे में पता नहीं है। तो यूरी बोलता है ठीक है और बाय बोलकर चला जाता है। तभी यूरी के जाने के बाद वहाँ कीफर आता है और जेजे को अपनी कार में बिठा के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में कीफर गुस्से से जेजे को पूछता है कि तुम और यूरी क्या कर रहे थे। जेजे डरते हुए बोलती है कि हम चर्च गए थे। तो कीफर बोलता है और क्या किया। जेजे बोलती है कुकिंग की, शॉपिंग की। तो कीफर बोलता है और कुछ नहीं। जेजे बोलती है नहीं। तो कीफर और गुस्से से बोलता है कि जेजे प्लीज और झूठ मत बोलो। तो जेजे डरते हुए बोलती है कि यूरी ने मुझे किस की। ये सुनकर कीफर रोते हुए बोलता है, जेजे तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तो बोला है ना कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा, क्या तुम यूरी को लाइक करती हो। तो जेजे भी चिढ़कर बोल देती है कि हाँ, मैं यूरी को लाइक करती हूँ, इसलिए मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट की। तो कीफर भी बोलता है कि प्लीज जेजे बोल दो कि तुम झूठ बोल रही हो, क्या तुम उस एंगेजमेंट की बात को लेकर ऐसा बिहेव कर रही हो। तो तुम उस रात मेरी किस क्यों एक्सेप्ट की, क्या वो सब तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। आज भी तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आई हो, बोलो जेजे मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो जेजे भी रोते हुए बोलती है कि मेरी सिचुएशन को समझो, मैं सेम रीजन के लिए यूरी को हर्ट हुआ नहीं देख सकती। तो कीफर और ज्यादा रोते हुए बोलता है कि सब लोग ये क्यों सोचते हैं कि यूरी वीक है और हमेशा यूरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्यों कोई नहीं सोचता कि मैं इतनी भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे भी हर्ट होता है, बचपन से मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ दिए, मुझे भी हर्ट होता है, प्लीज जेजे तुम भी उनकी तरह नहीं बनो। जेजे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सब लोग यूरी के साइड में है, लेकिन प्लीज जेजे तुम तो मुझे चूज करो। और रोते हुए जेजे को आई लव यू बोलता है। जेजे भी कीफर को इतना इमोशनल देखकर हग कर लेती है और अपनी फीलिंग्स भी शेयर करती है कि वो भी उसे प्यार करती है और आई लव यू टू बोलती है। देखते हैं कि सीएन घोड़े बेचकर सो रहा होता है। दूसरी तरफ जेजे पिछले एपिसोड में केफर से कहे गए आई लव यू को याद करके खुश हो रही होती है। इसी वक्त केफर का फोन आता है तो वो और भी खुश हो जाती है। वो फोन उठाकर हेलो बोलती है। केफर पूछता है कैसी हो। जेजे कहती है कि लेट आने की वजह से सबने डांटा। इस पर केफर पूछता है अगर तुमने ये भी बताया होता कि तुम प्रेग्नेंट हो और हम शादी करने वाले हैं तब क्या करते। ये सुनकर जेजे चौंक जाती है और कहती है बकवास मत करो, जाकर सो जाओ। केफर कहता है सो जाऊंगा, मगर एक बात कहनी थी, गुड नाइट, लव यू और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। जेजे भी आई लव यू बोल देती है। इतने में शियान जाग जाता है और पूछता है क्या हो रहा है, किससे बात कर रही थी। जेजे कहती है कुछ नहीं, जाकर सो जाओ। शियान कहता है सच बताओ वरना केफर को बता दूंगा। जेजे जवाब देती है जाकर बता दो। फिर वो उसका मोबाइल पकड़ लेता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसी वक्त एरिस शोर मचाकर कहता है अगर नींद नहीं आ रही तो कम से कम हमें तो सोने दो। फिर सब खामोश होकर सो जाते हैं। अगली सुबह जेजे और शियान नींद की कमी के साथ क्लास में आते हैं। जेजे शियान को डांटती है कि वही उसकी नींद खराब होने की वजह है। फिर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। इसी वक्त यूरी खाना लेकर आता है। जेजे को उसे देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो मुंह फेर लेती है। दिल ही दिल में सोचती है कि ना मैं उसे तकलीफ देना चाहती हूँ, ना ही झूठी उम्मीद दिलाना चाहती हूँ। फिर वो देखती है कि केफर अभी तक नहीं आया। वो बार बार दरवाज़ा देखती रहती है और सोचती है कि क्या वो यूरी को सच बता पाएगी। यूरी जेजे को देखता है, मगर जेजे की तवज्जो दरवाजे पर होती है। यूरी को फौरन समझ आ जाता है कि वो किसका इंतज़ार कर रही है। वो कहता है वो आज नहीं आएगा, उसे कुछ काम है। ये सुनकर जेजे चौंक जाती है और सोचती है कि आखिर मैं उसे क्यों ढूंढ रही हूँ, हालांकि साफ नजर आ रहा है कि मैं उसे ही चाहती हूँ। कितनी शर्मिंदगी की बात है। लड़के उसके खामोश बैठने पर कहते हैं कि यकीनन वो केफर को ही पसंद करती है। इस बात पर सब हंसते हैं। तब शियान कहता है पता है कल उसने क्या किया। ये सुनते ही जेजे फौरन उसे चुप करा देती है और कहती है अगर तुमने कुछ कहा ना तो फिर देख लेना। एक बिल्ली का बच्चा वहां आ जाता है। उसे देखकर सियान उसे उठाकर साथ ले जाता है।
उसी रात जब सियान सो रहा होता है, वो उसी बिल्ली के बच्चे के बारे में ख्वाब देखकर बड़बड़ाता रहता है। इधर दूसरी तरफ जेजे इस बात से परेशान होती है कि कीफर स्कूल क्यों नहीं आया, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। आखिरकार वो खुद ही उसे कॉल करती है। कॉल उठाते ही कीफर कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जेजे पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है? कीफर कहता है, ये लंबी कहानी है, क्या यूरी ने मेरी गैर मौजूदगी में कोई हरकत तो नहीं की? जेजे जवाब देती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान थी, तुमने एक मैसेज तक नहीं भेजा। कीफर कहता है, असल में फैमिली में मसला चल रहा है, इसी वजह से मैं कुछ दिन तक स्कूल नहीं आ सकूंगा। जेजे पूछती है, क्या मसला इतना बड़ा है कि तुम एक मैसेज भी नहीं भेज सके? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? कीफर कहता है, मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है, तुमसे अभी मिलने को दिल चाह रहा है। ऐसा करो, अपनी एक फोटो भेजो। जेजे फिर भी पूछती है, आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। तब कीफर उसे सारी बात बताना शुरू करता है। 3 दिन पहले कीफर के घर में बहुत सा सामान टूट फूट कर बिखरा पड़ा होता है। सेल्वनस वहां आकर सब साफ कर रहा होता है। इतने में कीफर वहां पहुंचकर पूछता है कि वो आदमी यहाँ आया था क्या? फिर वो फौरन अपने छोटे भाई करण को आवाज देता है। ऊपर की मंजिल से दोनों भाई नीचे उतर कर आते हैं। उन्हें देखते ही कीफर को जरा तसल्ली मिलती है। छोटा भाई रोता हुआ उसके पास आता है। कीफर उसे गले लगाकर कहता है, डरो मत, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर बड़ा भाई पूछता है, भाई जब आपको पता था कि वो वापस आने वाला है तो आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते थे? कीफर जवाब देता है, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं यहाँ हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, फिक्र मत करो। बड़ा भाई फिर पूछता है, फिर आपका क्या प्लान है? कीफर कहता है, जैसे ही मेरी उम्र 18 साल होगी मैं तुम दोनों की कानूनी संरक्षिता अपने नाम करवा लूंगा। ये सुनकर बड़ा भाई कहता है, तो क्या उस वक्त तक हमें इसी तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा? अगर उससे पहले वो छोटे भाई को ले गया तो फिर हम क्या करेंगे? कीफर पुरएतमाद लहजे में कहता है, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने कहा है। ये कहकर वो अपने बड़े और छोटे भाई को साथ लेकर निकल जाता है। भाइयों के जाते ही कीफर सीधा वकील के पास पहुंचता है। वकील को पहले ही अंदाजा होता है कि कीफर क्यों आया है। वो कहता है, तुम अपने भाइयों की कस्टडी के बारे में बात करने आए हो ना? कीफर कहता है, हाँ, माँ के मरने के बाद से ही मुझे डर था कि एक न एक दिन ये मसला जरूर आएगा, और अब वाकई आ ही गया है। इस पर वकील कहता है, फिक्र मत करो, मैं सारी जरूरी दस्तावेजात तैयार कर देता हूँ, वक्त आने पर सब संभाल लेंगे। अगली सुबह जेजे और शियान स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं। उनके पीछे एरिस भी आता है। तभी एक सफ़ेद रंग की वैन आकर रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और तीनों के नाम लेकर पूछते हैं, आप लोग ही हैं ना? एरिस कहता है, जी हम ही हैं। वो लोग कहते हैं, हम वॉटसन फैमिली की तरफ से आए हैं, गाड़ी आप लोगों के लिए भेजी गई है। गाड़ी के अंदर आपके सारे सामान और बॉक्स भी रख दिए गए हैं। जैसे ही वॉटसन फैमिली का नाम सुनता है, शियान फौरन जेजे से कहता है, ये गाड़ी कीफर के अब्बू ने भेजी होगी, इसलिए हमें इसमें नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जेजे उसकी बात सुने बगैर गाड़ी में बैठ जाती है। मजबूरी में शियान और एरिस भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी एक बड़ी हवेली पर जाकर रुकती है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि क्लास के बाकी लड़के भी वहीं मौजूद हैं, मगर किसी को भी मालूम नहीं होता कि उन्हें वहां क्यों बुलाया गया है। इसी वक्त केफर के अब्बू आकर पूछते हैं, सब लोग आ गए ना? एरिस आगे बढ़कर कहता है, मिस्टर वॉटसन, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? केफर के अब्बू हंसते हुए कहते हैं, एरिस तुम जरा भी नहीं बदले, अब भी वैसे ही हो। क्या मैं अपने बेटे के दोस्तों के साथ खाना भी नहीं खा सकता? इतने में दूसरी गाड़ी से यूरी और केफर भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर जेजे के दिल को सुकून मिलता है। वो सोचता है कि दोनों ठीक ठाक हैं, शायद सिर्फ मुझे ही ये सब कुछ सोचकर बुरा लगा। फिर सब लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। वहां जेजे को एक अलग कमरे में ले जाया जाता है। कमरे के अंदर यूरी, केफर और उसके दोनों भाई भी मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर जेजे पूछती है, तुम लोग कब आए और यहाँ क्या हो रहा है? केफर कहता है, हमें तुम्हारा तायम्मुन चाहिए। तब बड़ा भाई कहता है, हमारे अब्बू कुछ न कुछ करने वाले हैं, बगैर किसी वजह के हमें अपने से दूर करना चाहते हैं। यूरी कहता है, मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन एक बात यकीनी है, उनका असल निशाना ग्रन है और वो हमें कैसे भी इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। जेजे को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि वो ग्रन को अगवा करने वाले हैं? बड़ा भाई कहता है, उन्होंने मुझे तो पहले ही अगवा कर लिया था, अगर आज काम ना निकला तो वो लाजमी छोटे भाई के साथ कुछ करेंगे। फिर वो आगे कहता है, अच्छी बात यह है
कि वो मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने छुपकर केफर को यहाँ आने का कहा। मेरे अब्बू को जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो उन्हें ना मिले तो वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। केफर जेजे से कहता है, अगर यहाँ कुछ भी मसला हुआ तो तुम छोटे भाई को लेकर फौरन बाहर चली जाना, बड़े भाई तुम्हें हिफाजत के साथ ले जाएंगे। ये सुनकर जेजे कहती है, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? यानी यहाँ वाकई कुछ होने वाला है? बड़ा भाई कहता है, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होगा, लेकिन यही वादा मैं केफर के बारे में नहीं कर सकता। ये सुनकर जेजे डर जाती है। केफर उससे कहता है, डरना मत, बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए। जेजे खामोशी से हाँ में सर हिला देती है। फिर केफर बड़े भाई से कहता है, तुम्हें तो समझ में है ना कि आगे क्या करना है? वो कहता है, हाँ। इससे पहले कि वो शक करे, हम निकल जाते हैं। यूरी, बड़ा भाई और छोटा भाई कमरे से बाहर चले जाते हैं। केफर जेजे को गले लगाकर कहता है, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर सब लड़के खुशी से खाना खा रहे होते हैं। उन्हें देखकर शियान जेजे से कहता है, क्या मैं केफर को बता दूं कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है? जेजे हंसती है। फिर वहां यूरी आ जाता है। यूरी फौरन पूछता है, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? जेजे बात बदलते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस उसे भूख लगी थी, मैं कह रही थी कि खाना खा लो। फिर यूरी कहता है, तो क्या तुम अपने दोस्तों को लेकर इसलिए आई हो? तभी वहाँ पे वॉटसन आ जाता है और वो खाने के टेबल पे बैठ जाते हैं। वॉटसन कीफर से कहता है कि उसे कंपनी के पैसे वापस करने होंगे, इसीलिए उसे इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा। इस पर कीफर साफ मना कर देता है कि वो किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं करेगा और ये पैसे उसकी माँ की हैं। ये सुनते ही वॉटसन गुस्से में उठ जाता है। इसके बाद वॉटसन और लड़कों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। इस जगह पर जेजे की आंखें एक छुपे हुए कैमरे को देख लेती हैं, जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। इस लड़ाई के दौरान जेजे गिरान को छुपा देती है। फिर वॉटसन के आदमी लड़कों को पकड़कर ले जाते हैं। फिर वो सबको एक अलग जगह ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वॉटसन हुक्म देता है कि गिरान को लेकर आओ, क्योंकि वही है जिसकी उसे जरूरत है। वो कहता है, मैं इसी को चाहता हूँ, बाकी सबको जाने दिया जा सकता है। ये सुनकर कीफर मुश्तइल होकर कहता है, ये क्या बकवास है? तुम लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। गिरान यहाँ नहीं आएगा और अगर तुमने जबरदस्ती की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वॉटसन गुस्से से अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सबको घुटनों के बल बिठा दो। सब लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं, सिर्फ कीफर खड़ा रहता है। इसे देखकर वॉटसन अपने 2 आदमियों से कहता है कि कीफर को मारो। वो लोग कीफर को मारते हैं। ये मंजर देखकर जेजे चीखकर कहती है, बस करें, खुदा के लिए रहम करें, कुछ तो इंसानियत दिखाएं। वॉटसन कहता है, रहम? जब मेरा बेटा बात नहीं समझता तो उसे सबक सिखाना ही पड़ता है। वो जोजे से भी कहता है कि तुम मेरे बेटे के साथ सिर्फ उसके पैसे के लिए हो और मेरा बेटा बेवकूफ़ है जो तुम्हारे साथ है, उसको तुम्हारा सच नहीं पता। फिर वहां मौजूद सब लोग मिलकर कीफर को बचाने लगते हैं, मगर वॉटसन के आदमी उनको हथियार दिखाकर पीछे कर देते हैं। वॉटसन कीफर के पास वही कागजात लेकर आता है ताकि वो साइन कर दे और वो गिरान की कस्टडी ले सके। पहले तो कीफर साइन नहीं कर रहा होता, मगर ये सब कुछ अब उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो साइन करने लगता है। मगर तभी जेजे बीच में बोल पड़ती है। डिलन उसके ऊपर गन तान देता है। वो उसको मजीद भड़काती है और कहती है कि तुम हमें मारना चाहते हो तो मारो, क्योंकि हम तुमसे डरते नहीं हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि तुम हमें मार नहीं सकते, क्योंकि तुम कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं मार सकते। इससे तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा और तुम्हारी कंपनी का भी नाम खराब हो जाएगा और तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। कीफर के डैड ये सब सुनकर उससे थोड़ा मुतासिर होते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम सबको जाने दे रहा हूँ। ये कहकर उन सबको गन्स नीचे करने को कहते हैं और उन सबको जाने को कहते हैं। इतने वक्त तक बहादुरी से बात करने के बाद जेजे बस जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर बच्चे डर के मारे भाग कर आ जाते हैं। वो कहती है कि मैं अभी मरने वाली थी, मैं बहुत डर गई। बच्चे कहते हैं कि तुम में बहुत हिम्मत है, हमें तुम पर बहुत फख्र महसूस हुआ। फिर कीफर आता है और जेजे पे चीखने लगता है। उसको डांटता है कि तुम किससे चैलेंज ले रही हो। वो डिलन एक प्रोफेशनल हिटमैन है, तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। वो किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं है और उसने बहुत से मर्डर्स किए हैं। जोजे को भी यह सब सुन के गुस्सा आता है। वो गिरान के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पे गिरान भी आ जाता है
और उसे गले लगाता है। सब जेजे के बारे में फिक्रमंद दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेजे को सीएन के साथ घर पे देखते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं, तभी कीफर का मैसेज आता है, मगर वो इग्नोर करती है और वो फिर से आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी सीएन को एक मैसेज आता है। शियान फौरन मोबाइल उठाकर देखता है, कीफर ने भेजा होता है। शियान फौरन जेजे को कहता है, कीफर ने मैसेज भेजा है, कहता है तुम 5 मिनट में नीचे आओ, वरना मैं एंजेलो से बात करने वाला हूँ। जेजे फौरन से उठ के नीचे चली जाती है। अब वो दोनों कार में बैठे होते हैं। कीफर जानता है कि जेजे गुस्से में है, फिर भी कहता है कि कुछ बात कर लो। जेजे गुस्से में होती है। वो कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें दुख पहुंचा, लेकिन जो तुमने कहा वो गलत था। अगर डिलिन कुछ करता तो क्या होता? मेरी जान को यरगमाल बनाकर मुझे और मेरे भाई को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं अभी भी इस सदमे में हूँ। मुझे अभी नहीं मालूम कि तुम्हारे और तुम्हारे वालिद के दरमियान असल मसला क्या है। अगर तुम बताना चाहो तो बताओ, वरना रहने दो, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगी। कीफर खामोश रह जाता है, जैसे उसके पास अल्फाज ही ना हो। फिर वो कहता है कि जब वो छोटा था और उसके वालिद हमेशा उसे चैलेंजेस में डाल देते और उसे हारते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो हमेशा यूरी के साथ लड़ता रहता था और ये सोचता था कि ये सब उसका वालिद कर रहा है। फ्लैशबैक में हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्लासरूम में वो यूरी से लड़ रहा होता है। फिर लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। ये देखकर टीचर आते हैं और सबको गाइडेंस रूम ले जाते हैं। आज की लड़ाई में कीफर जीत जाता है, इसलिए उसका बाप बहुत खुश है कि उसका बेटा जीत गया। यूरी कीफर से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कीफर कोई जवाब नहीं देता। तब यूरी खुद कहता है, मैं जो कुछ भी कर बैठा उसके लिए मुझे माफ कर दो, और वो कीफर से माफी मांग लेता है। यहीं पे वो एंजेलो से पहली बार मिला। उसने उसे सिखाया कि वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करके उन लोगों की हिफाजत करे जो उसे प्यार करते हैं। कीफर के डैड बचपन से ही उसकी माँ पे तशद्दुद किया करते थे। फिर दिखाया जाता है कि वॉटसन की कीफर की माँ के साथ एक डॉक्यूमेंट के मामले में झगड़ाता है। उसके लिए हमेशा पैसा सबसे अहम होता है। जब कीफर की माँ पर उसका गुस्सा फूटता है तो वो उसे मारता है और माँ के साथ साथ बच्चे भी मारे जाते हैं। अगले दिन कीफर के चेहरे पर जख्म देखकर यूरी पूछता है कि तुम्हारे वालिद ने मारा था? वो कहता है, हाँ। हर कोई बार बार पूछता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो किसी को भी सही जवाब नहीं देता। फिर उसके माँ बाप अलग होकर अकेले रहने लग गए। इसी दौरान कीफर का एक छोटा भाई पैदा हुआ। इसी वजह से उनकी माँ ने वॉटसन को माफ करके दोबारा धर्म कबूल कर लिया, लेकिन वॉटसन पहले से भी ज्यादा बुरा सलूक करने लगा। इस तरह साल गुजरते गए और छोटे भाई की उम्र 4 साल हो गई। वक्त के साथ साथ वॉटसन का रवैया मजीद खराब होता गया और आखिरकार कीफर के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन न रहा। इसी दौरान जब कीफर अपनी माँ की मदद के लिए आगे बढ़ा तो वॉटसन ने कीफर की माँ को रोकने की कोशिश की, फिर उस पर हाथ उठाया और इसी मारपीट में कीफर के माँ की मौत हो गई। कीफर कहता है, तब मैं बहुत छोटा था, मेरे बस में कुछ नहीं था, मगर अब ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें मालूम है ना कि उसने पहले कैरन को अगवा किया था? तुम्हें पता ही नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद से वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो कैरन को ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कीफर की बात सुनकर जेजे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारा बाप वाकई बहुत बुरा इंसान है, तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। जेजे कहती है, रोना मत, तुम बहुत बहादुर हो। मुझे लगता था मेरी जिंदगी ही सबसे बुरी है, लेकिन अब समझ आया कि किसी की जिंदगी इससे भी बदतर हो सकती है। फिर जेजे पूछती है, गैरन यहाँ कैसे आया? क्या तुम उसे लाए थे? कीफर जवाब देता है। वो कहता है, मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था। कुछ साल बाद वो अपनी नई बीवी को साथ ले आया। तब मुझे लगा कि बस अब बहुत हो चुका। इसी दिन के बाद मैंने जबरदस्ती अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। जेजे पूछती है, लेकिन तुम एक लड़के हो, अकेले ही अपने वालिद को घर से कैसे निकाल दिया? कीफर जवाब देने के बजाय कहता है, काफी देर हो गई है, चले घर चलते हैं। लेकिन जेजे फिर भी इस मौजू को जारी रखती है। कीफर कहता है, मुझे ये बात दोबारा दोहराना पसंद नहीं। वो जेजे को घर छोड़कर चला जाता है। जेजे डरी हुई हालत में घर के अंदर दाखिल होती है। तब अंदर से आयरिस बाहर आकर पूछता है, कहाँ गई थी तुम? क्या हो रहा है? जेजे कुछ नहीं बोलती, खामोश रहती है। आयरिस कहता है, अब भी जवाब नहीं दोगी? ये दूसरी बार है, एक बार पहले भी देख चुका हूँ। क्या तुम्हारे और कीफर के दरमियान आखिर चल क्या रहा है? सीधा सीधा जवाब दो, या फिर मैं एंजेलो को बता दूं? जेजे कहती है, मुझे नहीं मालूम, हमारे दरमियान क्या है ये भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं।
ये सुनकर आयरिस चौंक जाता है। एक दूसरे को पसंद करते हो? क्या वाकई तुम इस पर यकीन करती हो? वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम बेवकूफ बन रही हो, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है ताकि मेरे करीब आ सके। जेजे कहती है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करती। आयरिस पूछता है, अच्छा, उसने तुमसे क्या कहा? आई लव यू? ये कि वो सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करेगा? कीफर ने जो अल्फाज जेजे से कहे थे, आयरिस उन्हें लफ्ज ब लफ्ज दोहरा देता है। ये सुनकर जेजे का दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयरिस कहता है, वो यही अल्फाज हर लड़की से कहता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड में एरिस ने जो कहा था उसे याद करके जेजे सोच में पड़ जाती है। शायद उसने सबसे यही बात कही हो, लेकिन अगर वाकई ऐसी बात भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। और अगर कोई ये समझे कि वो मुझसे सिर्फ खेल रहा है तो ये बात एक सेकंड के लिए भी काबिले कबूल नहीं है। केफर ऐसा कभी नहीं करेगा, वो मुझ पर भरोसा करता है। इसीलिए तो उसने अपने और अपने वालिद के दरमियान जो कुछ हुआ था वो सब मुझसे शेयर किया था। इसीलिए मुझे भी उस पर भरोसा करना चाहिए। वो मुझे सच में प्यार करता है और कीफर को मैसेज करके बताती है कि एरिस को हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में पता है। तभी कीफर उसे कॉल करता है और बहुत प्यार से पूछता है, जेजे तुम रो रही हो, क्या एरिस ने तुम्हें कुछ बोला? तो जेजे मना कर देती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कीफर उसे बोलता है कि जेजे, मैं तुम्हारे लिए किसी के साथ भी फाइट कर सकता हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं हूं ना, फिक्र मत करो। अगर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे तुम्हारे घर वालों से भी बात करनी पड़ी तो मैं करूंगा। हत्ता कि अगर तुम कहो कि मैं एरिस और एंजेलो से भी लड़ूं तो मैं लड़ जाऊंगा। बस तुम फिक्र ना करो, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। इस पर वो मुस्कुराकर आहिस्ता से कहती है, शुक्रिया। तो कीफर बोलता है, तुम्हें और कुछ कहना चाहिए था। कहकर वो फिर से वही लाइन कहता है, आई लव यू जे, टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। तो जेजे चुप हो जाती है और बोलती है कि कीफर, क्या तुम ये लाइन चेंज कर सकते हो? तो कीफर बोलता है, ठीक है। फिर बोलता है, आई लव यू जेजे, जब तक साइंटिस्ट्स इस यूनिवर्स का एंड ना खोज पाएं। ये सब सुन के जे मुस्कुराती है और वो उसे भी आई लव यू कहने वाली होती है। तभी सीएन उठ जाता है और कहता है, जेजे, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। केफर को ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे लाइक करती हो। ये सुनकर जे उसे मारती है। वो कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ क्यों रही हो? वो पूछती है, वाकई जा रहे हो? सीएन कहता है, हाँ, अम्मी ने कहा है कि मेरा फ्लैट तैयार हो गया है, इसलिए जा रहा हूँ। जेजे कहती है, क्या तुम मुझे अपने नए घर पे इनवाइट करोगे? तो सीएन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुम मेरे घर पे हेल्पर के लिए अप्लाई करने वाली हो। ये सुनकर जेजे फिर एक घूंसा मारती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। वो पूछता है, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? वो कहती है, जरूर आऊंगी, जब तक मैं यहाँ हूँ। फिर सीएन कहता है, जब तुम आओगी तुम्हारे सारे काम करूंगा। और कहता है, जब मैं यहाँ आया था तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना होगा। वो पूछती है, क्या मतलब? वो कहता है, मैं ही तुम्हारे कपड़े धोता हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए खाना पकाता हूँ, तुम्हारा कमरा इतना साफ रहता है, इसकी वजह भी मैं ही हूँ। अब क्या कह रहे हो तुम? जब वो इस तरह बातें कर रही थी, उधर जेजे के दिल में ये चल रहा था कि सीएन अपने नए घर में खुश रहना चाहिए। वैसे भी केफर और यूरी के दरमियान जो अजीब सूरत हाल है, इससे दूर होकर नए घर जाना शायद इसके लिए बेहतर ही होगा। जब सीएन उसके चेहरे पर उदासी देखता है तो वो पूछता है, क्या हुआ जेजे, अचानक ऐसे क्यों हो गई? जेजे कहती है, कुछ नहीं, बस नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। वो भी सो जाता है, लेकिन जेजे को नींद नहीं आती। वो दिल में सोचती रहती है, मेरी और केफर की बात अब फौरन यूरी को बता देना चाहिए ताकि ये घर टूटने से बच जाए। अगले दिन दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। नीचे पहुंचने के बाद जेजे को याद आता है कि आईडी कार्ड ऊपर रह गया है। वो सीएन से कहती है, तुम बाहर ही रुको, मैं जाकर आईडी कार्ड लेकर आती हूँ। इतने में एरिस आ जाता है और कहता है, जेजे, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए ना चाहे यूरी से शादी क्यों ना कर लो, फिर भी तुम्हें केफर की जरूरत पड़ती रहेगी। ये कहकर वो चला जाता है। जेजे दिल में सोचती है, एरिस थोड़ा रूड बात करता है, लेकिन जो कह रहा है कहीं ये सच तो नहीं। शायद मुझे जल्द से जल्द यूरी को ये हकीकत बता देनी चाहिए, वरना सब बिगड़ जाएगा। वो कहती है, मुझे अब इसके जज्बात के साथ मजीद खेलना नहीं है, ये मेरी नीयत नहीं थी, हमने उसे पहले ही दुख दिया है, अब दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद स्कूल पहुंचते ही जेजे सोचती है कि यूरी से कैसे बात करे। फिर सोचती है कि क्या इससे अलग से मैसेज भेजकर बात करूं। इसी वक्त यूरी का मैसेज आता है, मुझे बुखार है, आज स्कूल नहीं आऊंगा, तुम संभाल लेना।
मैसेज पढ़कर जेजे परेशान हो जाती है। तब केफर आकर पूछता है, क्या हुआ? जेजे कहती है, कुछ नहीं। वो पूछता है, फिर क्या सोच रही हो? जेजे जवाब देती है, मैं सोच रही हूँ कि यूरी को हमारे बारे में सब सच बता दूँ। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। मैं अब उससे मज़ीद झूठ नहीं बोलना चाहती। केफर कहता है, मैं समझता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हम दोनों को एक ही लड़की से मोहब्बत क्यों होनी थी। फिर वो कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उससे बात कर लूँ। जेजे फौरन कहती है, नहीं, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। केफर जवाब देता है, तुम कर लोगी, मुझे पता है। मैंने पहले भी कहा था ना, जब तक हम साथ हैं हम हर बात का सामना करेंगे। जेजे खुश होकर सर हिलाती है। केफर कहता है, मैं नीचे ही रहूँगा। अगर तुम दोनों में कोई मसला हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं फौरन आ जाऊँगा। वो खुश होकर शुक्रिया कहती है। शाम को जेजे यूरी से मिलने जाती है। उसे देखकर दिल में सोचती है, मैंने तुम्हें जो दुख दिया है, अगर मैं पीछे हट जाऊं तभी शायद तुम खुश रह पाओगे। मैं अब तुम्हें फिर से तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए मुझे सच कहना ही होगा। फिर वो यूरी के पास बैठकर कहती है, सॉरी यूरी, मुझे एक बात कहनी है, प्लीज़ यकीन करना, मैंने वाकई कोशिश की। यूरी पूछता है, क्या हुआ जेजे, मसला क्या है? जेजे कहती है, मैं केफर से मोहब्बत करती हूँ। यूरी नाराज़ होकर कहता है, मुझे मालूम था, शुरू से ही तुम केफर को ही पसंद करती थी। ये सुनते ही जेजे कांपने लगती है। यूरी कहता है, सब कुछ पहले की तरह ही हुआ ना, मैं फिर हार गया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। न्यू ईयर नाइट पर जो हुआ वो भी मुझे मालूम था, चाहे तुम ना भी बताती, मैं जान गया था। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मुझे अंदाजा नहीं हुआ? तुम्हारी नज़र में शायद सिर्फ कीफर ही है ना? तो फिर चली जाओ जेजे, कीफर के साथ रहो। लेकिन हमारी शादी के दिन तुम्हें ये कहना होगा कि तुम शादी के लिए राजी हो। और अगर तुमने कहा कि तुम शादी नहीं करोगी तो याद रखना, मैं एंजेलो की कंपनी तबाह कर दूंगा। ये कभी मत भूलना। मैं ही तकलीफ बर्दाश्त करूंगा। वैसे भी अब तक तो तुमने मुझे ही दुख दिया है, आखिर में तुम सिर्फ मेरी हो, बस ये याद रखना। चली जाओ जेजे, तुम भी बाकी सबकी तरह ही हो। जेजे वहां से चली जाती है और सीधा कीफर के पास जाती है। वो कहती है, कीफर? वो अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहता। कीफर कहता है, तुम कहो तो मैं ऊपर जाकर उससे बात करता हूँ। तो वो कहती है, सच बात कहूँ तो वो ऊपर जाकर खुद को तकलीफ देगा। कीफर कहता है, तुम ही तो कहती थी ना कि कोई मसला पैदा नहीं होना चाहिए। जेजे रोने लगती है। कीफर उसके आंसू साफ करके कहता है, रो मत, मुझे तुम्हारे आंसू पसंद नहीं। फिर वो जेजे को चूमता है और कहता है, शादी की फिक्र मत करो, अभी वक्त है, हम देखेंगे कि इसे कैसे रोका जा सकता है। जेजे हाँ में सर हिलाती है। फिर कीफर कहता है, जे, मैंने पर्सी से बात की थी ना तुम्हारे वालिद के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए। उसका नंबर मिला, मैंने कॉल की, लेकिन कॉल उसकी पीए ने उठाई। वो जेजे को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है। कॉल में वो कहता है, हेलो, मैं कीफा वॉटसन हूँ, क्या मैं मिस्टर मरियानो से बात कर सकता हूँ? उधर से पूछा जाता है, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? वो लोग तंजिया अंदाज में बात करते रहते हैं। फिर उसे अंदाज़ा होता है कि वो पर्सी खुद ही बात कर रहा है। कीफर पूछता है, पर्सी, मुझे मिस्टर मरियानो से बात करनी थी, बराहे मेहरबानी फ़ोन दे दे। पर्सी कहता है, मैं समझा नहीं। कीफर कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद हमें बाद में दोबारा कॉल करनी होगी। फिर कीफर जेजे को घर छोड़ने आता है। जेजे जब गाड़ी से उतरने लगती है तो अचानक एंजेलो घर से बाहर आता है और फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उन दोनों को देखते ही जेजे और कीफर फौरन गाड़ी में ही छिप जाते हैं। जेजे हल्के से कहती है, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम उससे लड़ने वाले हो और अब छिप क्यों रहे हो? कीफर कहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, मैं मुकाबला नहीं करना चाहता। जब एंजेलो फ़ोन पर बात करते हुए अंदर चला जाता है तब दोनों गाड़ी से उतरते हैं। तभी एरीज वहां आ जाता है। वो आते ही जेजे का हाथ पकड़कर बुलाता है, लेकिन फौरन ही कैफर जेजे को अपनी तरफ खींचकर उसके गाल पर बोसा देता है और कहता है, आई लव यू, और ये तब तक रहेगा जब तक साइंसदान इस यूनिवर्स का अंजाम ना ढूंढ ले। ये सुनकर एरीज गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर सीएन अपने फ्लैट के लिए रवाना हो जाता है। जेजे उसका सूटकेस उठाकर ले जा रही होती है, लेकिन सूटकेस बहुत भारी होने की वजह से आधे रास्ते में हाथ से छूट जाता है और सीधा नीचे खड़े एरीज पर जा गिरता है। जेजे फौरन भागकर जाकर सूटकेस उठाती है, नीचे रखती है और माफी मांगती है। एरीज पूछता है, ये किसका सूटकेस है? सीएन कहता है, मेरा। एरीज उसे डांट कर वहां से चला जाता है। इसी वक्त एंजेलो आता है और दोनों को साथ ले जाता है। बाद में सीएन को उसके घर छोड़ने के बाद एंजेलो जेजे के लिए पिज्जा खरीदता है। जेजे खाते हुए उसे थैंक यू कहती है। दिल ही दिल में वो सोचती है,
कंपनी और उसे बचाने के लिए क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? इतने में टाइगर आता है। वो पूछता है, तुम जेजे हो ना? जेजे फौरन सर हिलाकर इशारा करती है कि एंजेलो को मालूम ना हो और खामोश रहने को कहती है। लेकिन एंजेलो को भी टाइगर पहचान लेता है और दोनों हैंडशेक करके बात करने लगते हैं। फिर टाइगर जेजे से कहता है, लगता है तुम्हें पिज्ज़ा बहुत पसंद है, क्या एक पीस दे दोगी? जेजे कहती है, नहीं दूंगी। एंजेलो पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जेजे सर हिलाकर कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन टाइगर सच बोल देता है, हम पहले मिले हैं जब तुम लोग किंग्स ग्राउंड आए थे। ये सुनकर एंजेलो हैरान रह जाता है और दूसरी तरफ जेजे के दिल में घबराहट बढ़ जाती है कि अब पता नहीं एंजेलो क्या करने वाला है। तो एंजेलो को उसकी मॉम कॉल करके बोलती है, जल्दी से घर आओ, एरिस को हॉस्पिटल लिया गया है। तो वो दोनों जल्दी से घर जाते हैं। नेक्स्ट डे जेजे को पता चलता है कि एरिस की लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है और वो ये बात कीफर को बताती है। तो कीफर जेजे का हाथ पकड़कर बोलता है कि वो एरिस है, उसको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। और ये बात सियान देख लेता है और हमारी तरफ बोलता है कि वाओ सो स्वीट, और चिल्लाकर बोलता है कि देखो जेजे कैसे ब्लश कर रही है। तभी टीचर आ जाती है और सब क्लास करने लगते हैं। क्लास में कीफर जेजे को फिर से टीज करने लगता है, तो जेजे उठकर बाहर जाने के लिए पूछती है। तभी कीफर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा लेता है। तो मैम बोलती हैं कि मिस्टर वॉटसन और मिसेस मारियानो, ये क्या चल रहा है? तो कीफर बोलता है कि मैम मिसेस मारियानो नहीं, मिसेस वॉटसन। ये सुनकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तो मैम गुस्से में बोलती हैं कि प्रॉपर्ली बिहेव करो और कीफर से सवाल पूछती हैं। लेकिन कीफर यहाँ पर बहुत अच्छे से आंसर दे देता है। ये देखकर जेजे तो शॉक्ड रह जाती है। लेकिन बाकी कुछ क्लासमेट्स जो कि यूरी की फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि उन्हें जेजे और कीफर को क्लोज देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट सीन में लंच के टाइम सब खाना ले रहे होते हैं। तभी कीफर आकर सबके सामने जेजे को देखकर टीज करते हुए बोलता है कि यू आर माई वाइफ, माई लाइफ एंड माई एवरीथिंग। और ये कहकर जेजे को प्यार से देखने लगता है। तो जेजे बस देखती रह जाती है। ये सब सुनकर सब बहुत चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि खाने में तो बहुत सॉल्ट है, पर फिर भी यहाँ इतनी स्वीटनेस है कि चारों तरफ चींटियां ही हैं। ये सब सुनकर जेजे चिढ़कर अकेली छत में चली जाती है और वहाँ पर बाकी क्लासमेट्स को देखकर खाने के लिए पूछती है। लेकिन वो लोग साफ साफ पूछते हैं कि जेजे क्या तुम्हारे और कीफर के बीच में कुछ चल रहा है? तो जेजे मना करती है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो अगर तुम कीफर को चूज कर रही हो। यूरी तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा, कीफर सिर्फ तुम्हें हर्ट करेगा। और एक क्लासमेट बोलता है कि फिर से एक लड़की के लिए सेक्शन ई डिवाइड हो गई। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं और जेजे ये सब सुनकर बहुत हर्ट फील करती है। नेक्स्ट सीन में एंजेलो जेजे को यूरी के पेरेंट्स से मिलने ले जाता है और यहाँ पर उनकी मैरिज डेट को लेकर डिस्कशन होती है और सब लोग जेजे की बर्थडे डेट को फिक्स करते हैं, जो कि बस कुछ महीने बाद है। यहाँ तक कि यूरी की मॉम ये भी पूछ लेती है कि जेजे वेडिंग गाउन देखने कब चलोगी? तो जेजे बोलती है कि आपको जब ठीक लगे। साफ दिख रहा होता है कि जेजे को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता, तो वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। यूरी भी उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है कि जेजे प्लीज सबके सामने ऐसे मत रिएक्ट करो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती। और हाँ, मैं कीफर से इस बार हारने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम कीफर से प्यार करती हो, बट लास्ट में तुम्हें मुझसे ही शादी करना पड़ेगा। ये कहकर यूरी वहाँ से चला जाता है। तभी जेजे की एक फ्रेंड दिख जाता है और बोलता है कि वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। कीफर भी आया है और अंदर यूरी की मॉम सबको देकर खाने के लिए इनवाइट की है। ये सुनकर जेजे जब अंदर जाती है तो देखती है कि एक लड़की कीफर के पास बैठकर उससे बहुत क्लोज होकर बात कर रही होती है। ये देखकर जेजे चिढ़ जाती है और तभी यूरी के पेरेंट्स और एंजेलो एक फ्रेंड को मिलने चले जाते हैं। उसके बाद यूरी जेजे को खाने के लिए उसकी प्लेट में खाना देता है। तो वो लड़की पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है? तो यूरी बोलता है कि हम लोग फ्रेंड्स ज्यादा हैं बट लवर्स से कम। तो वो लड़की कमेंट पास करते हुए बोलती है कि हाँ, कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप ऑफिशियल करना नहीं चाहते। उसके बाद वो जेजे को बोलती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है? तो जेजे भी बोलती है कि इट्स इम्पॉसिबल क्योंकि मेरी ब्यूटी बहुत यूनिक है, और बोलती है कि मैंने भी कहीं तुम्हें देखा है। जब वो लड़की पूछती है कि कहाँ, तो जेजे बोलती है कि जू, तुम एक एनिमल हो। ये सब सुनकर सब हंसने लगते हैं। तो वो लड़की जेजे को बोलती है कि तुम बहुत फनी हो। तो जेजे बोलती है कि तुम बहुत अगली हो, और ज्यादा झगड़ा करने लगते हैं। सब लोग उन्हें शांत करते हैं। तो वो लड़की वॉशरूम चली जाती है।
जेजे भी पीछे पीछे जाती है। वॉशरूम में वो लड़की जेजे को देखकर उसकी बॉडी को उसकी मॉम के बारे में बकवास करने लगती है, तो जेजे गुस्से में उस लड़की को पंच मारकर वहां से चली जाती है। बाहर फिर से कीफर जेजे के साथ फ्लर्ट करने लगता है और बोलता है कि क्या तुम जेलस हो। जेजे साफ मना कर देती है और चिढ़कर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में जब पेमेंट के बारे में पूछते हैं तो रोरी जेजे को बताता है कि तुम्हारे लिए कीफर ने दिया है। तो जेजे बोलती है कि मैं अपनी पेमेंट खुद कर सकती हूँ, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तो कीफर जेजे को पकड़कर बोलता है कि तुमने कल रात मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की, क्या तुम अभी भी जेलस हो? और मैं बता चुका हूँ कि तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई एम ऑल योर्स। और ये कहकर वो जेजे को सबके सामने किस कर लेता है। कीफर की फ्रेंड्स ये देखकर बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन यूरी की फ्रेंड्स ये सब देखकर चिढ़ जाते हैं। तभी यूरी भी क्लास में आ जाता है। तभी टीचर जेजे को बुलाकर कुछ पेपर्स देते हैं कि ये सब तुम्हें अपने पुराने स्कूल की टीचर से साइन करवाना पड़ेगा। लेकिन जेजे अपने पुराने स्कूल नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड साइरस से नहीं मिलना चाहती। तो जेजे टीचर से पूछती है कि अगर मैं साइन ना करूं तो? टीचर बोलती है कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी। तो जेजे वो पेपर्स लेकर क्लास में आती है और देखती है कि यूरी के फ्रेंड्स और कीफर के फ्रेंड्स में झगड़ा चल रहा होता है और जेजे आकर उनका झगड़ा बंद करने को बोलती है और पूछती है कि क्या हुआ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।